सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तक ही हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ है सिंपल में, राष्ट्र मने देश, वाद मने विचार। तो राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर में प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का जो उदय की जो शुरुआत है वह है फ्रांस की राज क्रांति से। ये फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 को। और इस क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र यानी निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और जनतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस के नागरिकों को शासन सत्ता पर अधिकार हुआ और ये जनतंत्रीय शासन फ्रांस में शुरू हुई। इसी बीच नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अपना अधिकार जमाया, यानी 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बन गया। इन्होंने फ्रांस को एक ताकतवर, एक जनतंत्र की स्थापना के लिए बल दिया, जो यूरोप में सबसे ताकतवर देश बने। इसके लिए उन्होंने फ्रांस में प्रशासनिक सुधार किए। सुधारों में उनका रहा कि जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार था उस अधिकार को समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को उन्होंने सुरक्षित रखा। देश में एक केंद्रीय कानून का निर्माण किया जो नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। व्यापार के विकास के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने नापतोल, एक मानक नापतोल की शुरुआत की। मुद्रा में सुधार किया, केंद्रीय मुद्रा की शुरुआत की। यातायात संचार के साधनों का विकास किया और इस तरह से नेपोलियन ने फ्रांस को एक ताकतवर देश बनाने के लिए प्रयास किया। यानी लोगों के अंदर में एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा किया, एक ताकतवर देश बनाने के लिए। तो इसी बीच दूसरे देशों के साथ फ्रांस की दुश्मनी थी और यही कारण हुआ कि इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध में 1815 ईस्वी को वाटरलू में युद्ध किया और इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई और उसे सेंट हेलेना द्वीप ले लिया, भेज दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई 1821 में। अब फ्रांस जनतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई, शासन विहीन राज्य बन गया। तो राजतंत्रीय व्यवस्था के देशों ने यानी रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी को एक संधि हुई और इस संधि में फ्रांस में जनतंत्र के स्थान पर एक राजतंत्र व्यवस्था लाने का प्रयास किया और इसी संधि के द्वारा फ्रांस में फिर राजतंत्रीय व्यवस्था कायम हो गई और पुराने राजवंश बोर्बोन वंश को शासन सत्ता सौंप दिया गया। उसके बाद फिर राजतंत्रीय व्यवस्था ये प्रक्रिया चलता रहा
जिसका यह है कि वहाँ में एक राष्ट्रीय भावना थी, जो फिर 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई, और इस तरह से ये हर यूरोपीय देशों में परिवर्तन के लिए क्रांतियाँ होती रही, जिसके कारण इस वर्ष को यूरोपीय क्रांति वर्ष भी कहा जाता है। और इस तरह से यूरोपीय देशों में इन्हीं कारणों के कारण राष्ट्रवाद की भावना यूरोपीय देशों में फैलता गया। नेपोलियन जिस तरह से सुधार किए, राष्ट्रीय भावना पैदा किए, उसका प्रसार यूरोपीय देशों में पड़ा, जो वहाँ परिवर्तन की लहर फैलने लगे, और वहाँ भी अन्य देशों में भी सुधार शुरू हो गई। तो इस तरह से उसी का परिणाम है जो जर्मनी में एकीकरण शुरू हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी जो देश है एक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। उसमें से एक ताकतवर राष्ट्र था, राइज थे, प्रांत थे, वह था पारसा। पर्सा का राजा विलियम प्रथम था और उसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे। वह चाहते थे कि जर्मनी को एक एकीकरण किया जाए, इसलिए बिखरे हुए राज्यों को मिलाकर के जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। तो बिस्मार्क अपनी कूटनीति के सहारा लेते हुए जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की, और इस प्रक्रिया में उन्होंने विलियम प्रथम और बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 युद्ध करने पड़े। पहला डेनमार्क के साथ, दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ। और फ्रांस के साथ जब युद्ध में जीत हासिल करने के बाद 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा किया, और एकीकृत जर्मनी का चांसलर बना विलियम प्रथम।